ओके, सब लोग आ जाओ जल्दी से। आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम बेसिकली पढ़ेंगे बायोलॉजी, और बायोलॉजी क्लास 9th में हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल, जल्दी से अपने दोस्तों को बोल दो क्लास ज्वाइन कर ले। शुरू करते हैं फिर आज का टॉपिक। 2 मिनट का टाइम देता हूँ मैं आप लोगों को। ओके, तो चलिए, टाइम हो चुका है। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का बेसिकली जो टॉपिक है वो है हमारा सेल। होता है सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सो सेल सेल बेसिकली होता क्या है? सेल बेसिक फंडामेंटल यूनिट होती है हमारी लाइफ की। सेल को अगर हमको एक लाइन में डिफाइन करना है तो ये बेसिक या फिर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। सेल जो होती है वो होती है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो इसको फंडामेंटल क्यों बोलते हैं? फंडामेंटल इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि डिविजिबल इससे छोटा कोई भी डिविजिबल हमारी बॉडी में चीज प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, सेल इज द स्मॉलेस्ट डिविजिबल थिंग इन आवर बॉडी। यानी कि अगर मैं सेल को डिवाइड करता हूँ छोटे छोटे हिस्सों में, तो ये अपने ही ऑर्गेनेलीज में ही कटेगा और उससे कोई भी कंप्लीट अपने आप में एक फॉर्म एग्जिस्टेंस की वेली कोई भी चीज नहीं बनेगी। तो सेल इज द मोस्ट स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। और बेसिकली अब व्हाट इज लिविंग बीइंग मेड अप ऑफ, यानी कि लिविंग बीइंग बनते किस चीज के हैं। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि जो जिंदा इंसान होते हैं वो बनते किससे हैं, जिंदा इंसान या जानवर। सो लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। आप ये लाइंस लिखते जाएंगे साथ में। लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ cells. Okay, so for an instance, and all cells employ DNA as their genetic material, are surrounded by plasma membrane and use the basic mechanism for energy metabolism. On the other hand, the present day cells are evolved a variety of different lifestyles. Many organisms such as bacteria and eubacteria, protozoa, amoeba, and yeast consist of single cells. Okay, तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को सेल के बेसिस पे डिवाइड करें तो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं यूनिसेल्यूलर यूनिसेल्यूलर और दूसरे होते हैं हमारे जिसमें एक से ज्यादा सेल होते हैं, मल्टी सेल्यूलर हम उनको कह सकते हैं। मल्टी सेल्यूलर दो टाइप के हमारे होते हैं। यूनिसेल्यूलर, दीज आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। और ये जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ
मोर देन वन सेल। तो ये बेसिकली होता है हमारा डिफरेंस। आप यूनिसेल्युलर के एग्जांपल लिख लीजिए, अमीबा और यीस्ट, बैक्टीरिया। और मल्टी सेल्युलर का एग्जांपल ह्यूमंस, एनिमल्स और ट्रीज एंड प्लांट्स। ये होते हैं बेसिकली हमारे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ओके, तो सेल सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक फंडामेंटल होता है हमारी लाइफ का, क्योंकि सेल जैसे जैसे सेल्स जुड़ते जाते हैं, उन सेल्स के जुड़ने से हमारे टिश्यूज बनते हैं, और जैसे जैसे वो टिश्यूज जुड़ते हैं, धीरे धीरे मसल्स बनते हैं, हमारे बोन्स बनती हैं, और मसल्स और बोन के कॉम्बिनेशन से हमारा पूरा ह्यूमन बॉडी तैयार हो जाता है वहां से। ठीक है, आप 1 मिनट जरा रुकिए, मैं जरा इंक भरता हूँ मार्कर में, ये खाली सा लग रहा है मेरे को। ओके, तो हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो मल्टी सेल्यूलर वो होते हैं जो एक या एक से ज्यादा सेल्स से मिलके बने होते हैं, और इसके एग्जांपल है ह्यूमंस, एनिमल्स, ट्रीज एंड प्लांट्स। और जो यूनिसेल्युलर होते हैं वो एक सेल से बनते हैं, तो इसका एग्जांपल है अमीबा, ईस्ट और बैक्टीरिया। ओके, सो अब हम पढ़ते हैं बेसिक जो होता है इसमें सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे बेसिक फंडामेंटल यूनिट सेल है। इसको डिस्कवर किसने और कैसे कहाँ पे किया, अब हम उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। ओके, सो अगला जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी सेल। अच्छा, आप लोगों को पता है सेल को किसने डिस्कवर किया था? आन्या, अक्षरा, दोनों में से कोई भी बताइए। अक्षरा, आपको पता है? बताइए। 1 मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही है। पता नहीं क्यों आपकी आवाज नहीं आ रही है, अक्षरा। आप बेसिकली चैट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं चैट आपके पढ़ सकता हूँ। आप चैट सेक्शन में लिख दीजिए। ओके, सो आपने क्या लिखा, एक बार चेक करते हैं हम। रॉबर्ट हो गया, एकदम सही, एकदम सही, बिल्कुल सही लिखा है। तो फक पे पता नहीं क्या हो रहा है यार, ये स्टेबल। 1 मिनट रुक जाओ। पता है मैंने उसकी मदद करी आंसर लिखकर, कांड हो गया। मैंने उसकी मदद करी। ओके, सो शुरू से शुरू करते हैं। आ जाइए। तो आज का देखो हमारा जो टॉपिक है वो है सेल। देखिए, ये टॉपिक हद से ज़्यादा आसान है, इसमें कोई कहीं दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगा। मैं समझाऊंगा और आप लोगों को समझ आएगा, ठीक है? तो आप लोग बस इतना करिएगा, ध्यान से पूरी क्लास को पढ़िए, और अपना सारा का सारा डाउट जो भी है क्लास में तुरंत के तुरंत पूछ के ख़त्म करिएगा यहाँ पे, ठीक है? तो सेल, सेल के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? आप दोनों में से कोई भी बता सकता है मेरे को, सेल के बारे में आप लोग क्या जानते हो? हाँ, एकदम सही बोला, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ।
सो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है सेल। ओके, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बेसिकली वो सारे के सारे सेल्स से मिलके बनते हैं, ठीक है। यानी कि सेल्स से सेल्स जुड़ते जाते हैं, वो टिश्यूज बनाते हैं, फिर टिश्यूज से टिश्यूज जुड़ता है, वो मसल्स बनाते हैं, और सेल से सेल जुड़ के आपस में बोन मैरो और फिर वो सब चीज़ें मिलके बनाते हैं एक ह्यूमन बॉडी को। यानी कि शुरुआत जहाँ से होती है एक लिविंग बीइंग के बनने की, वो होती है एक सेल से। बेसिकली जब आपका जो बॉर्न होता है वो भी दो सेल्स के फ्यूजन की वजह से ही होता है, वो भी दो सेल्स के फ्यूजन की वजह से ही होता है, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है सेल हमारी, इसको हमने जाना। अब हमारे लिविंग इस दुनिया में, इस जीने वाली दुनिया में दो टाइप्स के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, वो जिनका सिर्फ एक ही सेल होता है पूरी बॉडी में, और वो जिनके एक से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो उनको हम बोलते हैं, अगर हम डिवाइड करें लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, तो हम उनको क्या लिखेंगे, एक होता है यूनिसेल्यूलर और एक होता है मल्टी सेल्यूलर। ओके, तो बेसिकली यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर नाम से ही फर्क दिख रहा है हम लोगों को। यूनिसेल्यूलर जो कि मेड अप ऑफ वन सेल, मेड ऑफ वन सेल है ना, यही होता है, मेड ऑफ सिंगल सेल या वन सेल, वन या फिर सिंगल सेल। और जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं ये मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स, वन सेल्स। ओके, सो अब यूनिसेल्यूलर के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, अमीबा, प्रोटोजोआ में बेसिकली भाई होता है अमीबा, ईस्ट और बैक्टीरिया। और मल्टी सेल्यूलर में हमारा एनिमल्स और ह्यूमंस। वैसे ह्यूमंस भी एक टाइप के एनिमल ही हैं, मगर फिर भी अलग करते हैं हम लोग उनको, पता नहीं क्यों। और प्लांट्स एंड ट्रीज, ट्रीज एंड प्लांट्स। ओके, तो और क्या क्या हो सकता है इनके अंदर डिफरेंस, कि जो हमारे सिंगल सेल्यूलर होते हैं, रिप्रोडक्शन कंज्यूम्स अ सिंगल सेल। इनके जब रिप्रोडक्शन होता है तो इसमें एक पूरा सेल कंज्यूम हो जाता है। रिप्रोडक्शन कंज्यूम्स सिंगल सेल। ओके, और अगर हम बात करें इनमें, तो इनमें सिर्फ कुछ ही सेल्स होते हैं जो कि इंक्लूड होते हैं, जिनको हम बोलते हैं जर्म सेल्स। ओनली जर्म सेल्स आर नीडेड, आर रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। जो कि प्लांट्स में बेसिकली हमारा स्टिग्मा वगैरह में जो होता है, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं हमारे एंथर में जो होते हैं वो काम आते हैं। और ह्यूमन में स्पर्म और जो ओवरीज होते हैं वहाँ से निकलता है ओव्यूल्स, वो काम आते हैं, ठीक है। और अब हम बात करें जो लाइफ स्पेन की, तो जो यूनिसेल्युलर होते हैं इनका लाइफ स्पेन काफ़ी छोटा होता है, यानी कि इनकी ज़िंदगी बहुत छोटी होती है, बहुत ही जल्दी मर जाते हैं। लाइफ स्पेन इज़ शॉर्ट, बेसिकली टू शॉर्ट कह सकते हैं इन कंपैरिजन ऑफ दिस। और इनका लाइफ लॉन्ग एज एन इंडिविजुअल ज़्यादा होता है। लाइफ स्पेन, लाइफ स्पेन इज लॉन्ग एज एन इंडिविजुअल। ओके, सो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर में, जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए थे। तो अब हम पढ़ते हैं कि जो ये सब सेल वगैरह है, इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई, इसको किसने खोजा, कैसे कहाँ पे मिल गया था ये उसको, क्या जादू की तरह ये स्पेसशिप से आया, या फिर इसको खोजने में बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ी। तो ये सब हम लोग जानेंगे अभी कुछ ही देर में। अब हम हेडिंग डालते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल। तो आप दोनों में से कोई बता सकता है कि सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? आप दोनों में से कोई भी? रॉबर्ट हुक ने की थी। ओके, तो रॉबर्ट हुक ने किस ईयर में करी थी? ओके, 1665, वेरी नाइस। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। अच्छा, तो उसको ये पहला सेल कहाँ पे मिला था? उसने ये पहला सेल कहाँ पे देखा था?
एक वुडन कॉर्क में। वुडन कॉर्क बेसिकली जैसे समझिए ये मेरा एक पेड़ है, ठीक है, ये एक पेड़ है और इसकी जो छाल होती है, पेड़ की छाल, जिसको हम इंग्लिश में वुडन कॉर्क बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसने जब एक वो उसको जो मिली थी, जब वो वुडन कॉर्क को स्टडी कर रहा था, तो उसको कुछ हनी कॉम जैसा स्ट्रक्चर दिखा था इसमें। हनी कॉम जानते हैं, मधुमक्खी के छत्ते जैसा, जैसा मधुमक्खी के छत्ते में होता है। फिर जब उसने उसको और डीपली 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 स्टडी करता गया, तो इसको पता चला कि ये सबसे स्मॉलर यूनिट्स होती हैं लाइफ की, सबसे स्मॉलर यूनिट्स होती हैं लाइफ की। और इस वजह से जो हमारा लैटिन लैटिन लैंग्वेज होता है, उसमें जो इसको इसने एक छोटे छोटे रूम्स की तरह समझा, लिटिल रूम्स की तरह, और लैटिन लैंग्वेज में उसको कहते हैं सेल। इसलिए हमारी जो बेसिक यूनिट है लिविंग बींग्स के जिंदा रहने की, उसको नाम सेल इस वजह से मिला क्योंकि इस साइंटिस्ट को बहुत ही छोटे 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 रूम्स जैसे दिखे थे, तो इसने उन सबको नाम दे दिया सेल। क्योंकि ये लैटिन लैंग्वेज बोलता था, इस वजह से इसने अपनी भाषा में उनको नाम दे दिया और वही नाम चलता आ रहा है। ओके, समझे आप लोग? अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि क्या सभी सेल्स एक से दिखते हैं शेप और साइज में? हम्म, हाँ एकदम सही बोला। हमारी ह्यूमन बॉडीज में कितने टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं आप लोगों को पता है? मोर देन 200 टाइप्स ऑफ सेल्स। यानी कि मैं ये नंबर नहीं बता रहा हूँ कि 200 सेल होते हैं, नहीं, 200 से ज्यादा प्रकार के सेल, मोर देन 200 टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। सो सेल्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, मोर देन 200 टाइप्स। और इन 200 टाइप्स का बेसिकली अगर हम स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाएं, यानी कि कॉमन स्ट्रक्चर, तो वो तो सेम होता है कहीं ना कहीं, मगर हम शेप और साइज और एक एक चीज को ध्यान रखते हुए बनाते हैं, तो सारे के सारे सेल्स अलग होते हैं। और अगर वो अलग नहीं होते तो 200 टाइप्स हमको पता ही नहीं होते ना, तो सब एक से दिख रहे होते तो फिर हम तो कह देते एक ही टाइप का होता है, मगर नहीं, सारे एक से शेप और साइज के नहीं होते हैं। इसी वजह से हम लोगों को डिफरेंस पता चला है। बेसिकली आप देखेंगे कि जो मस्कुलर और जो न्यूरॉन्स होता है हमारे बॉडी का, वो कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा, और ये पूरा जाता है यहाँ पे जुड़ते हुए, और ये होता है कनेक्शन, साइनेप्स यहाँ पे आता है, ये एक्सॉन होता है। तो ऐसा कुछ हमारा न्यूरॉन दिखता है जिससे हमारा ब्रेन बनता है। ओके, और नेफ्रॉन जो कि किडनी, जो सेल्स किडनी को बनाते हैं, वो तो बहुत ही उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। एक ऐसा न्यूरॉन एक ऐसा दिखता है, ठीक। ये डेंड्रॉन्स होते हैं, ये इसके डेंड्राइट्स होते हैं। ऐसा कुछ न्यूरॉन दिखता है, ऐसा कुछ हमारा कार्डियक सेल दिखता है जिससे कि हमारी कार्डियक मसल्स वगैरह बनती है। तो सारे के सारे डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं, सबका फंक्शन भी अपनी अपनी जगह डिफरेंट होता है। तो अब अगला टॉपिक हम डालते हैं समझने के लिए, सेल्स को डीप समझने के लिए। अब सेल्स के कितने टाइप होते हैं? सेल्स के दो होते हैं, दो टाइप। अभी तक हमने डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे सेल्स के टाइप कितने होते हैं। तो सेल के होते हैं दो टाइप, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये दो टाइप के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो बेसिकली प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स होते क्या है? एक तो आप ऐसे समझिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स, हमारे पास दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक वो जिनमें ट्रू न्यूक्लियस हो। न्यूक्लियस आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सेल आखिरकार होता क्या है। तो मैं आपको एक बैक्टीरिया का वो बना के दिखाता हूँ स्ट्रक्चर। तो प्रोकैरियोटिक सेल ऑफ बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया का, तो ऐसे समझिए। एक मिनट रुक जाइए कहीं से।
वो बेसिकली इन्वर्टर का आवाज था, इन्वर्टर डिस्चार्ज हो रहा था। तो छोड़ो, हम यहाँ पे आते हैं। तो ये होता है हमारा बैक्टीरिया का। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ तो आपको समझ आएगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मैं आपको क्या अंतर समझाना चाह रहा हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा इसको बनाने में, के साथ मुश्किल चीज जो है ये। ओके, तो ये होता है बेसिकली हमारे एक सेल का स्ट्रक्चर, जो कि है प्रोकैरियोटिक। ऐसा होता है एक बैक्टीरिया का सेल। ओके, तो इसको, अब इसमें क्या होता है देखिए। अब मैं आपको यहाँ पे बेसिकली एक पूरा सेल ही पढ़ा रहा हूँ कि बैक्टीरिया का सेल होता कैसा है। तो ये समझिए यहाँ पे कि ये होती है इसकी कैप्सूल। ये जो पूरा इसका आप स्ट्रक्चर देखोगे ना, ये कैप्सूल जैसा होता है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम कैप्सूल। ये होता है, इसको बोलते हैं हम कैप्सूल। ओके, और ये होती है इसकी जो आउटर लाइनिंग देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं सेल वॉल, यानी कि सेल की दीवार जो कि सेल को डैमेज से रोकती है। और ये वाली जो इनर लाइनिंग है, इनर लाइनिंग, इसको बोलते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और आपको मैं बता देता हूँ, एक सेल में जितना सबसे ज्यादा जो कि उसका सेल ऑर्गेनेलीज होता है, देखो सेल के अंदर जितनी भी चीजें होती है ना, उनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। उनको बोलते हैं सॉइल सेल ऑर्गेनेलीज। तो इसके जितने भी ये मैं पार्ट्स बता रहा हूँ ना, ये सब सेल ऑर्गेनेलीज है, यानी कि सेल के अंदर के पार्ट्स। तो जो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होने वाला सेल ऑर्गेनेली है, वो होता है साइटोप्लाज्म, जो कि एक पूरे सेल में फ्लूइड की तरह रहता है। साइटोप्लाज्म, इसी साइटोप्लाज्म में सारा काम होता है। एमआरए और डीएनए और आरएनए का होना, और तो और वेस्ट प्रोडक्ट्स का जाना और न्यूट्रिएंट्स का अंदर आना न्यूक्लियस तक, वो सारा काम साइटोप्लाज्म का होता है। ठीक है, इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे कि किस चीज का क्या काम होता है। ओके, तो ये फिर जो होते हैं, ये होता है एमआरएनए। ये जो आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, एमआरएनए। और ये जो देख रहे हो, ये डॉट डॉट, इसको बोलते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स। और क्या रह गया, यहाँ पे होता है ये क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स, ये राइबोसोम अटैच टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी राइबोसोम्स ही हैं जो यहाँ पे ये हमने बनाए थे, राइबोसोम्स। ये होता है क्लोरोबियम वेसाइकल्स। क्लोरोबियम वेसाइकल्स, ये तीन जो आप देख रहे हैं, क्लोरोबियम वेसाइकल्स। ठीक है, और ये जो होते हैं, ये होते हैं थाइलाकॉइड। ये जो तीन आपको उंगलियों की तरह दिख रहे हैं, उनको बोलते हैं हम थाइलाकॉइड। तो ये यहाँ पे देखिए, एक सेल में बेसिकली सेल वॉल, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, एमआरए, डीएनए जो कि उसके जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कराते हैं, और कुछ चीजें जो कि उसके लिए बहुत जरूरी होती हैं, जो कि पावर हाउस वगैरह होती हैं। एक ये रह गया, ये होता है मीसोसोम। मीसोसोम, इन सब का अपनी जगह अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, मगर आप लोगों को कलेक्टिवली ये चीजें एक साथ कहीं नहीं दिख रही होंगी, ये पूरे सेल में कहीं भी फैली हुई हैं। और इसी वजह से इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। अगर जिस सेल में न्यूक्लियस होता है, उसका आरएनए और डीएनए न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। ठीक है, आरएनए और डीएनए उसका न्यूक्लियस के अंदर होता है, मगर इसमें न्यूक्लियस नहीं है, यानी कि ये प्रोकैरियोटिक है। ओके, तो बेसिकली ये होता है प्रोकैरियोटिक। और एक और प्रोकैरियोटिक सेल होता है, जैसे कि आप ये वाला देख पा रहे हैं, इसमें न्यूक्लियस तो है, मगर फेक न्यूक्लियस है, झूठा न्यूक्लियस है, क्योंकि ये इसमें न्यूक्लियस कहीं से भी क्लोज नहीं हुआ है। ये देखो, यहाँ से न्यूक्लियस ओपन है, न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस की वॉल है वो क्लोज नहीं है, इस वजह से एक झूठा न्यूक्लियस है, इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये आते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल का आपने डायग्राम समझा, ऐसा कुछ होता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रोकैरियोटिक सेल का। मैंने भी ले लिया है। चलिए, अब अगला हम समझते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का मतलब होता है जिसमें फॉल्स न्यूक्लियस होता है। ठीक है, यानी कि वो प्रिटेंड करता है कि उसके पास न्यूक्लियस है, मगर असली न्यूक्लियस नहीं होता। अब यही अगर मैं बात करता हूँ यूकैरियोटिक सेल्स की, तो यूकैरियोटिक सेल कुछ ऐसा दिखता है।
आसान सा हम कोई बनाना चाहें तो ये क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल, आप ऐसा देख सकते हैं उसको कुछ इस प्रकार से, जैसे कि ये एक गोल स्ट्रक्चर हो गया, इसके अंदर आपका ये न्यूक्लियस है। अरे बहुत सी चीजें देखनी है, हमको बेसिक स्ट्रक्चर समझना है ना कि ओके। तो ये है, ये है, यहाँ पे ये कुछ एंडोप्लाज्म होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, ऐसे ऐसे करके। ओके, और एक होता है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि होता है पावर हाउस सेल का, इसी से सारी की सारी पावर आती है सेल के अंदर फंक्शनिंग करने की। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम सेंट्रियोल, गोल्गी apparatus, ओके, और सुसाइडल बैग्स, राइबोसोम्स ऐसे ही इसमें प्रेजेंट होते हैं आसपास यहाँ पे कहीं भी। सेंट्रियोल वेसाइकल्स जिसमें होते हैं इसकी सेल वॉल पे, जैसे कि आप ये ऐसे समझिए, ऐसे प्रेजेंट है, ये इसकी सेल वॉल है। मैंने आपको एक तरह से, आप समझ पा रहे हो ना व्यू क्या दिया है, मैंने आपको यहाँ से इसको फाड़ के दे दिया है, एक इसका ऐसा क्वार्टर, सेल का एक क्वार्टर मैंने आपको ऐसा समझो, इसका साइड व्यू कुछ ऐसा आएगा, समझ रहे हो, साइड व्यू इसका ये है, फ्रंट व्यू इसका ये आएगा। ओके, तो ये गोल्गी apparatus हमारा ये हो गया, गोल्गी apparatus, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस जिसके अंदर mRNA और डीएनए भर रहा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं डीएनए और mRNA दोनों, ठीक है। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, इसमें एक ट्रू न्यूक्लियस वॉल होती है, इसमें एक ट्रू न्यूक्लियस वॉल होती है, याद रखना। ये होता है हमारा एंडोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, ओके। और इसके आसपास ये जो जितने भी न्यूक्लियस के आसपास आपको ऐसे दिखेंगे, वो सारा का सारा एंडोप्लाज्म होता है। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये होता है सेंट्रियोल, ओके, वो गोल्गी apparatus हो गया। लाइसोसोम्स भी होते हैं इसमें, जो कि सुसाइडल बैग्स होते हैं, लाइसोसोम्स। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है। और जहां तक मेरे को लग रहा है मैंने सारा लगभग कवर कर ही दिया है ना। हाँ, हाँ हो गया है सारा कवर। ओके, तो अब इस न्यूक्लियस के अंदर भी अगर मैं आपको डिवीजन बना के दिखाऊं तो देखो, इस न्यूक्लियस के अंदर भी काफी ज्यादा डिवीजन होते हैं। अगर इसको ऐसे काटा जाए फिर से, ये न्यूक्लियस को भी अब सोचो मैंने वैसे ही काटा है, ये गोल न्यूक्लियस उठाया, इसको भी मैंने ऐसे ही काट दिया है। ओके, तो अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, सबसे अंदर कुछ भरा हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, एन ई एन यू सी एल ई ओ यू एल ओ एस, न्यूक्लियोलस, ओके। और ये जो होता है हमारे यहाँ पे आसपास, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर, न्यूक्लियर पोर, इनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, NuCl, न्यूक्लियर पोर। और ये जो आपको पूरी बाहर वाली लाइनिंग दिख रही है, आउटलाइन, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस वॉल, न्यूक्लियर एनवेलप, या फिर न्यूक्लियर एनवेलप। और इन्हीं तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियर एनवेलप प्लस न्यूक्लियोलस प्लस न्यूक्लियर पोर, ये तीनों मिलकर बनाते हैं हमारे न्यूक्लियस को। और इसके अंदर होता है हमारा डीएनए और आरएनए। तो यहाँ पे आप समझिए बेसिकली मेरा मतलब क्या था, कि यूकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, और प्रोकैरियोटिक्स वो होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। दोनों को मैंने आपको डायग्राम बना के अंदर समझा दिया है। अब बेसिकली हम बस इन दोनों में शब्दों में लिखते हैं कि क्या क्या अंतर होता है, और वहीं पे आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये डायग्राम वैसे बनाने की जरूरत थी नहीं, इसलिए मैंने टाइम दिया नहीं बनाने का। और अगर आपको ज्यादा लग रहा हो तो रिकॉर्डिंग तो क्लास की अवेलेबल होगी, आप वहां से जाके बना सकते हो। तो यू कैरियोटिक जिसमें ट्रू न्यूक्लियस हो, और प्रो कैरियोटिक इसमें फॉल्स न्यूक्लियस हो। तो इसका पहला लिखेंगे, पहला पॉइंट, साइज ऑफ सेल इज जनरली स्मॉल, यानी कि पूरे सेल का साइज जो होता है वो स्मॉल होता है, और कितना हो सकता है वो भी लिखते हैं।
स्मॉल में भी कितना, लगभग 1 से 10 mm, 1 से 10 mm तक। ओके, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ठीक है, न्यूक्लियस होता ही नहीं है, इज एब्सेंट, या फिर वो प्रिटेंड कराता है कि उसके पास न्यूक्लियस है मगर वो नहीं होता है, वो आपके लिए मिथ्या जाल फंसाता है। ओके, तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, इट कंटेन सिंगल क्रोमोसोम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। ओके, और जो चौथा पॉइंट है हमारा, वो क्या है, न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट, न्यू न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट। आप इन पॉइंट्स को साथ साथ लिखते जाइएगा। पांचवा पॉइंट है हमारा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड यानी कि जो मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं सेल ऑर्गेनेलीज, जो कि मेम्ब्रेन से एक तरह से कवर्ड होती हैं, जैसे कि हमारा न्यूक्लियस, उसकी खुद की एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, न्यूक्लियर एनवेलप था, और माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो इसमें एब्सेंट होती हैं, नहीं होती हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। और जो लास्ट सिक्स पॉइंट है हमारा, वो कहता है कि सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय फिजिंग, फिजन और बडिंग। सेल डिवीजन यानी कि जब ये अपने न्यू वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं, तो इनमें जो सेल का डिवीजन होता है वो होता है, सेल डिवीजन इज टेक्स प्लेस बाय फिजन, या तो ये 1 से 2 में बट जाएगा इनका, जो भी सारा का सारा सिस्टम है, और या फिर बडिंग यानी कि इसी में ही इसका जो चाइल्ड है वो इसी के साथ ही ग्रो करने लगेगा। ये सारे के सारे 6 पॉइंट नोट करिए। जो पॉइंट क्लियर नहीं दिख रहा है मेरे को बता दो, मैं उसको बोल दूंगा अभी तुरंत, आप जल्दी नोट करो इसको। चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। यूकैरियोटिक के अगर हम एग्जांपल्स लेते हैं, अगर हम यूकैरियोटिक के कुछ पॉइंट्स लेते हैं तो वो क्या होंगे, इसको हटाते हैं पूरे को, यूकैरियोटिक के लेते हैं। तो सबसे पहला साइज ऑफ द सेल ही होगा, साइज। ये देखो, सबसे पहले आपको मैं एक बात बताता हूँ, कभी भी डिफरेंस लिखो ना दो चीजों के बीच में, तो जो डिफरेंस यहाँ पे बता रहे हो उसका तुरंत का तुरंत वहां पे लिखते जाओ। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों का जो सीक्वेंस है, अगर कोई टीचर भी आपके आंसर को पढ़ता है तो उसको सीक्वेंस में अगर आप दोगे ना, जैसा कि आपने लेफ्ट हैंड साइड लिखा है और वही आप राइट हैंड साइड उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हो, तो उसको पढ़ने में थोड़ा कंफर्टेबल होता है वो, क्योंकि वो हल्के क्रॉस चेक सामने सामने करता जाएगा और उसको मिलते जाएंगी चीजें। तो यहाँ पे ये भी एक चांस है कि अगर आपसे कोई गलती हुई हो तो वो उसको मिस कर दे। इसलिए जितना ज्यादा हो सके सीरियल में आप, या तो सीरियल में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर यहाँ पे साइज है तो यहाँ पे भी साइज होना चाहिए। अगर यहाँ पे लिख रहे हो कि एक क्रोमोसोम होता है तो यहाँ पे लिखो कि एक से ज्यादा होता है। अगर यहाँ पे बता रहे हो कि फिजन और बडिंग से होता है तो वहां पे बताओ कि जो सेल डिवीजन होता है वो मायोटिक और मियायोटिक सेल्स के रूप में होता है, बेसिकली माइटोटिक और मियायोटिक इनके थ्रू होता है। तो ऐसे अगर आप करोगे ना, यानी कि सीक्वेंस वाइज, तो उसको कहीं ना कहीं आसानी होगी। तो पहला, साइज ऑफ सेल इज लार्ज, साइज ऑफ सेल इज
जनरली लार्ज। कितना हो सकता है? 5 से 100 mm तक, है ना, 5 से 100 mm तक एकदम से। दूसरा पॉइंट क्या डालेंगे? दूसरा पॉइंट, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ओके। तीसरा पॉइंट क्या डालेंगे? इट कंटेन्स मोर देन वन क्रोमोसोम, इट कंटेन्स मोर देन वन क्रोमोसोम। चौथा पॉइंट क्या है कि न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। पांचवा पॉइंट कि जो हमारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं, यानी कि बाउंडेड, बाउंडेड या फिर मेम्ब्रेन बाउंडेड, मेम्ब्रेन बाउंडेड, जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज। क्या है यार? Organelles are present। और इसमें जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय, तो होता है माइटोटिक, माइटोटिक, और दूसरा होता है मियोटिक, आयोमियोटिक सेल। सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय माइटोटिक एंड मियोटिक। तो ये 6 पॉइंट्स हैं उसके यूकैरियोटिक के। तो आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर समझ आ रहा होगा। पहला, साइज ऑफ सेल, यूकैरियोट्स बड़े होते हैं प्रोकैरियोट से। न्यूक्लियोलस सेल, न्यूक्लियोलस जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स में होता है और प्रोकैरियोटिक में नहीं होता। इट कंटेन्स मोर देन वन क्रोमोसोम, ये यूकैरियोटिक की प्रॉपर्टी है। प्रोकैरियोटिक में सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है। न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक, उसमें एब्सेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट यूकैरियोटिक में। इसके एग्जांपल लिख लो, माइटोकॉन्ड्रिया, और इसका क्या हो सकता है, एंडोप्लाज्म, गोल्गी एपेरेटस, प्लास्टिड्स लिख लो, प्लास्टिड्स एक्सेट्रा। दो बहुत होते हैं। और सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय माइटोटिक एंड मियोटिक, और उसमें सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय बडिंग एंड फिशन। तो ये थे हमारे बेसिक से 6 जो डिफरेंसेस है दोनों में। आप लोगों ने नोट कर लिए है? अन्य अक्षरा नोट करा आप लोगों ने? आपकी आवाज आप भी नहीं आ रही है, पहले वाली क्लास में भी नहीं आ रही थी। मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? चैट में टाइप करके बता दीजिए, क्या मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? आ रही है, कोई बात नहीं फिर। चलिए, ऐसे ही वन साइडेड आज क्लास रखते हैं, ये आप लोगों की आवाज तो आ नहीं रही। तो चलो, आप लोगों ने ये नोट कर लिया? चैट में टाइप कर दो यस या नो। कर लिया है, ठीक है। चलिए, अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर तो समझ आ ही गया होगा अच्छे से। अभी तक कोई डाउट है तो बता दो, कोई भी डाउट अभी तक हो तो। फिर इसके बाद हम प्रोसीड करने वाले हैं डिवीजन ऑफ लेबर पे, यानी कि हम पढ़ेंगे जो सेल के डिवीजन होते हैं किस टाइप्स के होते हैं। अभी तक कोई डाउट? एक मिनट, यस, नो सर। बताइए अलीशा, क्या है आपका डाउट? आप टाइप कर दीजिए, हम अभी पढ़ लेते हैं आपका डाउट और आपको अभी अच्छे से समझा देते हैं। अलीशा, अपना डाउट टाइप कर दीजिए आप। अगर ज्यादा टाइम लग रहा हो तो अभी रहने दो, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मगर अगर आप अभी पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो आज गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। नो सर, आई डोंट हैव एनी डाउट। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम पढ़ेंगे बेसिकली डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर होता क्या है? आप लोगों ने अभी ये समझा होगा यहाँ पे कि जो मैंने आपको सेल्स बताए वो काफी डिफरेंट टाइप्स के बताए। तो अब यानी कि हम सेल्स में जो डिवीजन होता है, जैसे कि कार्डियक मसल्स के अलग सेल्स होते हैं, और म्यूकोस मसल्स के अलग सेल्स हो सकते हैं, जाइग, और जो हमारे अलग अलग जगह के अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हमारा अलग सेल का काम होता है, ब्रेन के लिए हमारे अलग सेल्स बनते हैं, न्यूरॉन, किडनी के लिए अलग होते हैं, नेफ्रॉन्स। तो ऐसे ही हर हमारे बॉडी फंक्शनिंग के लिए अलग अलग सेल्स होते हैं। तो अब हम भाई उन्हीं सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक डिफरेंस लिखवाता हूँ कि बेसिकली ऑर्गन्स और ऑर्गेनेलीज, इनमें अंतर क्या होता है। ऑर्गन्स, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, और ऑर्गेनेलीज, स्पेलिंग का थोड़ा हो सकता है, देखो मतलब मेरे ख्याल से स्पेलिंग सही लिखनी है पहली बार में ही। ओके, ऑर्गन और ऑर्गेनेलीज की स्पेलिंग सही लिखनी है, स्पेलिंग का थोड़ा इशू हो सकता है बस आप लोगों को मेरे इसमें। तो देखिए, सबसे पहला कि जो ऑर्गन्स होते हैं ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिम्स में मिलते हैं। ऑर्गन्स उन्हीं में होंगे जिनमें मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होंगे हमारे, है ना। तो बेसिकली जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ही ऑर्गन होते हैं। ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन, दे आर प्रेजेंट इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ओके, तो और यहीं पे अगर हम ऑर्गेनेलीज की बात करें तो ये हमको मिलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। दे आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? एक मिनट हो जाइए, डिस्कनेक्ट हो गया। आवाज आ रही है मेरी? ओके, कोई दिक्कत है आवाज में? कम हो गई क्या आवाज? आवाज कम हो गई क्या है अब? बताइए, आवाज कम हो गई है क्या? ओके ठीक है फिर। अब मगर आप लोगों की आवाज मेरे तक आ रही है, मेरे ख्याल से उसमें कोई दिक्कत था हेडफोन में। ठीक है, चलिए। तो बेसिकली सेल ऑर्गेनेलीज और ऑर्गन्स में हम यहाँ पे डिफरेंस पढ़ रहे हैं। तो जो ऑर्गन होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, और जो हमारे ऑर्गेनेलीज होते हैं वो हमारी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो ऑर्गन्स होते हैं, जाहिर सी बात है ये लार्ज होते हैं शेप और साइज में। ते- खत्म हो रहा है बहुत जल्दी। ओके, तो जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो साइज में काफी बड़े होते हैं। दे आर लार्ज इन शेप एंड साइज। और जो हमारे ऑर्गेनेलीज होते हैं ये बहुत स्मॉल होते हैं, क्योंकि आप ये समझिए काफी ज्यादा सेल्स एक साथ मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। तो जो सेल, जो कि छोटी छोटी चीजें मिलकर सेल बना रही हैं, वो कितनी छोटी होंगी? तो दे आर वेरी स्मॉल इन शेप एंड साइज। अगला पॉइंट क्या है इसका? दे मे एक्सटर्नल और इंटरनल ऑफ द बॉडी, दे मे बी इन एक्सटर्नल इंटरनल। तो जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर भी हो सकते हैं। दे मे बी एक्सटर्नल, यानी कि हमारा हाथ जो है वो बेसिकली बाहर है बॉडी के,
और जो हमारा लिवर है या लंग्स है हमारे, या फिर जो हमारे हार्ट है, वो बॉडी के अंदर वाले ऑर्गन्स है। तो दे मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल ऑफ बॉडी। और जो हमारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं प्योरली अंदर ही होते हैं हमारे सेल के, सो दे आर इनसाइड ऑफ द सेल, दे आर ऑलमोस्टली इंटरनल, दे आर ऑलमोस्टली इंटरनल। सिवाय रिसेप्टर्स के, जो सेल रिसेप्टर्स होते हैं, जो सेल रिसेप्टर होता है यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ इंटरलॉक करके अंदर भेजता है, बस वही बाहर होते हैं हमारे सेल रिसेप्टर्स। और बाकी जो सारे के सारे पार्ट्स होते हैं वो इंटरनल होते हैं। सेल रिसेप्टर आप लोग अगर समझ नहीं रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोविड-19 वाला वायरस, कोरोना वायरस, उसका शेप कुछ ऐसा है। उसका शेप जो क्राउन लाइक शेप है, यानी कि उस पे ऐसे ऐसे कुछ स्पाइक्स निकले हुए हैं, है ना, अलग अलग डायरेक्शन में। तो ये क्या करता है, ये हमारे सेल्स के रिसेप्टर पे आके बैठ जाता है और हमारे रिसेप्टर को प्रिटेंड कराता है कि ये एक न्यूट्रिएंट है। तो इस वजह से हमारा जो सेल है वो इसको अलाउ कर देता है अपनी बॉडी अपने अंदर एंटर करने को, और फिर जाके ये अपनी जैसी कई सारी कॉपीज बना के हमारे लंग्स को डैमेज कर देता है। खैर वो एक अलग बात है। तो बेसिकली जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे बस सेल के बाहर होते हैं, और सेल वेसिकल्स और बाकी सब चीजें अंदर ही होती हैं। अगला डिफरेंस क्या हो सकता है? The organs are formed of tissues, or tissues comprise of cells, and our cells are formed from cell organelles। तो जो ऑर्गन होते हैं, organs are formed from tissues, और जो टिश्यूज होते हैं वो सेल्स से बनते हैं, और टिश्यूज आर formed from cells। और ये जो होते हैं हमारे सेल ऑर्गेनेल, ये माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। दे आर मेड अप ऑफ माइक्रो और माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स में बेसिकली आपको बता रहा हूँ, यानी कि ग्लूकोज, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल, जितना भी हमारा जो एसिड्स होते हैं ना, जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, वो सारे न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं एक टाइप के। ओके, तो न्यूक्लिक एसिड्स, सॉरी न्यूक्लिक नहीं, होते हैं अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स होते हैं हमारे सारे के सारे प्रोटीन जितने भी होते हैं वो अमीनो एसिड्स होते हैं। ऐसे ही हमारा जो काफी ज्यादा हिस्सा जो होता है आरएनए और डीएनए का, वो भी प्रोटीन से ही मिलकर बनता है। वो भी बेसिकली राइबोन्यूक्लिक एसिड्स, और जो होता है वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो यानी कि एसिड्स वगैरह से मिलके बनते हैं। और ग्लूकोज, सुक्रोज, इन सब से ये जो माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं इन सब से बने हुए होते हैं। तो माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब वो है क्यूब्स। ओके, सो लास्ट पॉइंट जो है, ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, while organ system forms the body of an organ। जो organs होते हैं ये आपस में coordinate करते हैं एक organ system बनाने के लिए। यानी कि अगर मेरे को मान लो कोई भी काम करना है, तो मेरे सभी organs को एक सिंक्रोनाइज वे में काम करना होगा। अगर मेरे को एक फुटबॉल किक करनी है, तो ऐसा नहीं है कि मेरा हाथ हवा में भाग रहा है, ठीक है, और मेरे पैर किसी और दिशा में जा रहा है, एक राइट पैर राइट साइड जा रहा है और लेफ्ट पैर लेफ्ट साइड जा रहा है। तो मैं ऐसे अनसिंक्रोनाइज वे में मैं अपने किसी भी एक वर्क को अंजाम नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। और अगर मेरे सारी बॉडी सिंक्रोनाइज वे में, एक ऑर्गन पूरा एक सिस्टम की तरह काम करता है, सारे के सारे ऑर्गन साथ मिलके एक सिस्टम की तरह काम करते हैं किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए, तो मैं वो काम को बहुत आसानी से कर पाता हूँ। तो बेसिकली ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम, कोऑर्डिनेट टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। और ये जो हमारे होते हैं ऑर्गेनेलीज कोऑर्डिनेट टू प्रोड्यूस सेल, और सारे के सारे ऑर्गेनेलीज कंबाइन होते हैं सेल को बनाने के लिए। ऑर्गेनेलीज कोऑर्डिनेट टू फॉर्म सेल्स। तो ये थे हमारे बेसिक्स डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गन एंड ऑर्गेनेलीज। तो आप लोग इनको जल्दी से नोट करिए या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है करिए। मगर याद रखिएगा, जब भी कभी आपसे कोई पूछे तो आपको इन सब का
पता होना चाहिए कि किसका क्या डिफरेंस यहाँ पे है, किसका कौन सा फंक्शनिंग होता है। आप ऐसा नहीं है कि आपने एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया, आपकी गैलरी में वो पड़ा है महीनों तक, आपने उसको खोल के भी नहीं देखा कि क्या होता है दोबारा। इसलिए स्क्रीनशॉट लेना हो लो, मुझे मतलब नहीं। लिखना है तो लिखो, बहुत बढ़िया बात है कि आप हाल की हाल लिख रहे हो। तो मेरे को बता दो, आप लोगों ने नोट कितना कर लिया है, फिर आपको कितना टाइम अभी और चाहिए, बताइए। कितना नोट हो गया है? फिर भी आवाज नहीं आ रही है। आप लोग करिए, 1 मिनट में इसको रिजॉल्व करता हूँ, इस इशू को, आवाज के इशू को। एक बार आप कोई बताओ कितना नोट कर लिया। हो गया, हाँ ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं बेसिकली शेल शेप्स के बारे में। शेल शेप, तो पहला मैंने बनाया है ल्यूकोसाइट। इसका शेप हम कह सकते हैं कि एक स्फेरिकल शेप का है। ऐसे ही अगर मैं एक ऑस्ट्रिच एग बनाता हूँ, इतना बड़ा, तो ऑस्ट्रिच एग है ये किस शेप में आएगा? ओवल शेप। और ऑस्ट्रिच एग लगभग ये ओवल शेप में आएगा। हम्म, बताइए। ओके, ये ऑस्ट्रिच जो एग है ना, ये आता है इस ओवल शेप में। इसी प्रकार से जो होता है हमारा लीवर का सेल, अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, बहुत मुश्किल सेल है यार। तो ये जो होता है, ये होता है हमारा लीवर का सेल। इसमें यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, और ये पूरे में कुछ ना कुछ भर ही रहा है। ओके, अगला मैं आपको बनाता हूँ डायटॉम। तो ये कुछ ऐसा होता है, कांतर की जैसे सेंटीपीड जो देखी आप लोगों ने, ज़्यादातर बरसातों में देखने को मिलती है, और वैसे तो वो कहीं भी आ जाती है। ऐसा दिखता है कुछ, ये हमारा डायटोम। सेरेटियम, ये भी एक टाइप का सेल होता है। ये कितना डिफरेंट शेप है इसका। जैसे आसमान में जब दीपावली के टाइम पे हम देखते हैं ना, वो जो एक्सप्लोजन्स होते हैं, कुछ वैसा शेप है इसका। ये सेरेटियम का शेप है। यहाँ पे इसका न्यूक्लियस होता है, सेरेटियम। और ऐसे ही अगर मैं आपको न्यूरॉन सेल बना के दिखाता हूँ,
बताएं। ये हो गया। और अगर मैं आपको रेड ब्लड सेल बना के दिखाता हूँ, रेड ब्लड सेल जो होती है हमारी बॉडी में वो कुछ ऐसी होती है, रेड ब्लड सेल। ठीक है। और दो टाइप्स है ना, दो टाइप्स के तो होंगे ही, दो टाइप्स के होते होंगे यार, मेरे को क्या पता, मैंने बायोलॉजी 10। दो टाइप के हो सकते होंगे शेप इसके, एक होगा इसका डिफरेंट शेप। तो यहाँ पे मैं बेसिकली आप लोगों को जो मेन मेन चीज़ें हैं ना वो बता रहा हूँ कि होते किस टाइप्स के हैं। अगर एक मसल फाइबर की बात करें तो वो कुछ ऐसा दिखता है, बहुत पतला होता है मसल फाइबर, ऐसा होता है। ये मसल फाइबर हो गया, स्पिंडल शेप स्फेरिकल, पॉलीहेड्रल विद 8 12 और 14 साइड्स। पॉलीहेड्रल क्या हो सकता है, जिसमें 8 10 12 सेल साइड्स हो, यानी कि कुछ ऐसा, ये होता है पॉलीहेड्रल। ओके, तो मैंने सारे के सारे बना दिए। देखो, पॉलीहेड्रल वो सेल होते हैं हमारे जिनमें 8 से 12 साइड्स होती हैं, यानी कि ऐसे आप गिन सकते हो 8 से 12 साइड्स होती हैं, उनको कहते हैं पॉलीहेड्रल सेल। स्फेरिकल सेल, ल्यूकोसाइट्स एक हमारा स्फेरिकल सेल में आ जाता है। ठीक है, ये ज़्यादातर एग्स और मैनी एनिमल्स में पाए जाते हैं स्फेरिकल सेल्स। अगर मैं कहूँ स्पिंडल शेप्ड, स्पिंडल शेप्ड का मतलब होता है स्मूथ मसल फाइबर, एक खिंचा हुआ बहुत पतला सा, एक लॉन्ग और एक बहुत थिन, उसको कहते हैं स्पिंडल शेप्ड। अगर स्फेरिकल हो गया, इलोंगेटेड, इलोंगेटेड होता है हमारा नर्व सेल, यानी कि काफ़ी लंबा होता है, खिंचा हुआ होता है, लंग, वो नर्व सेल, लंग सेल क्यों बोल रहा हूँ मैं। और ब्रांच, ये जो हमारा है ये डायाटॉम, ये ब्रांच सेल में आ जाता है। और अगर हम डिस्कॉइडल की बात करें तो डिस्कॉइडल यानी कि एक डिस्क के जैसा, जो सीडी या डीवीडी डिस्क देखिए कुछ उसके जैसा, तो वो होता है हमारा रेड ब्लड सेल। इन सब के नीचे इनका नाम लिख लो कि ये किस में आता है, ये आता है स्फेरिकल सेल में। मैं इसका शेप रेड मार्कर से लिखता हूँ ताकि आप लोगों को अलग दिखे वो। ये है, ये दोनों हैं स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल, ये दोनों। ठीक है, ये है ब्रांच्ड, ये वाला, ये है डिस्कॉइडल, इसका नाम है रेड ब्लड सेल, आरबीसी। ठीक है, ये है स्पिंडल शेप, स्पिंडल, ये है मसल फाइबर, SCLE। ये है पॉलीहेड्रल, 10 से 12 साइड वाला पॉलीहेड्रल। ये है इलोंगेटेड, इलोंगेटेड इसको कहते हैं नर्व सेल या फिर न्यूरॉन। तो ये हो गए हमारे सबके नाम और शेप, इनको जल्दी से बना के नोट कर लो। इसके बाद हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, बेसिकली हमें सेल वॉल्यूम, सेल नंबर और सेल साइज, आज बस इतना हो जाएगा। आप लोगों ने नोट करा? ओके। अगला टॉपिक जो है वो बेसिकली अब यहाँ पे बहुत वो वैसे टॉपिक बचे। ठीक है, बायोलॉजी में ज़्यादा कुछ करने का होता नहीं है, न्यूमेरिकल्स नहीं होते, बेसिकली थ्योरी 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 पार्ट ज़्यादा होता है। तो इसमें थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको समझाने में आसानी होती है, मगर इसको प्रैक्टिकली अगर दिखाना चाहें, यानी कि अगर आपको फील कराना चाहें तो आप फील नहीं कर सकते, क्योंकि सेल एक इतनी छोटी चीज़ है जिसको आपने कभी अपनी नेकेड आई से देखा ही नहीं है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं सेल साइज की, यानी कि सेल का साइज किस किस हिसाब से होता है। अगर मैं आप लोगों से बात कहूँ कि अमंग मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स, यानी कि मल्टी सेल्यूलर का मतलब जो दो से ज़्यादा सेल, एक से ज़्यादा सेल का बना होता है। अगर मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स की बात करूँ तो आप कुछ चीज़ें लिखते जाइए जो मैं बता रहा हूँ। सेल साइज, हेडिंग डलनी होनी चाहिए। और सेल साइज बेसिकली होता है, क्या हो सकता है सेल का साइज, एक सेल का साइज, सेल साइज होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है मैं बताऊंगा। तो सेल साइज में मैं बस आप लोगों को कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ, वो याद रखना। जैसे कि
मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स में सबसे बड़ा जो सेल अभी तक पाया गया है, द लार्जेस्ट सेल, मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स में जो लार्जेस्ट सेल है, लार्जेस्ट सेल इज ऑफ, लार्जेस्ट सेल इज ऑफ किसका है, इज ऑफ, इज द ओव्यूल ऑफ साइकस, इज द ओव्यूल ऑफ साइकस। ये साइकस एक प्लांट होता है, उसका जो ओव्यूल होता है वो आज तक खोजा हुआ सबसे बड़ा मल्टी सेल्यूलर प्लांट सेल होता है। और अगर सम इसी में बात करें तो जो सम नर्व ह्यूमन बॉडी में जो होता है, अगर ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट, लंबा, ह्यूमन बॉडी में जो लॉन्गेस्ट होता है वो होता है नर्व सेल। नर्व सेल ये 1 मीटर जितना बड़ा भी हो सकता है, अराउंड 1 मीटर तक का खोजे गया है। ओके, और सम नर्व सेल्स ऑफ ह्यूमन आर हैव लॉन्ग मीटर टेल ऑफ, लॉन्ग मीटर टेल, जो कि एक्शन में ऐसे ऐसे बना रहा था ना, ये नर्व सेल में जो यहाँ से जोड़ रहे थे ऐसे करके, इसको एक्शन बोलते हैं इस हिस्से को। तो ये लगभग 1 मीटर जितनी लंबी भी होती हैं हम ह्यूमंस के सेल में। और द साइज ऑफ सेल्स वेराइज फ्रॉम स्मॉल बैक्टीरिया 0.2 to 0.5 to 5 माइक्रोमीटर, वेरी लार्ज टू द वेरी लार्ज एग्स ऑफ ऑस्ट्रिच 18 सेंटीमीटर। तो जो ऑस्ट्रिच का एग होता है वो एक सेल ही होता है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रिच का एग जो होता है वो एक सेल होता है, लगभग 18 सेंटीमीटर बड़ा वो होता है। और जो हमारे सेल्स के अब जो फाइबर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, स्केरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, 2 टाइप के हो जाते हैं टिश्यूज़, ठीक है। तो इसमें जो कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं। तो बेसिकली आप ये याद रखिए, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा नर्व सेल होता है, और मल्टी सेलुलर प्लांट्स बॉडी में अगर कोई खोजा गया है तो वो है ओव्यूल ऑफ साइकस। तो ये तो हो गया हमारा साइज ऑफ सेल। और अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स, जाहिर सी बात है बड़े होते हैं यूकैरियोटिक, सॉरी, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो छोटे होते हैं यूकैरियोटिक सेल से, क्योंकि प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है फॉल्स न्यूक्लियस, और यूकैरियोटिक का मतलब होता है जिनमें सच का न्यूक्लियस होता है। तो ये लिख लो कि प्रोकैरियोटिक सेल साइज, ऐसे लिखो, प्रोकैरियोटिक सेल साइज ये बड़ा नहीं छोटा होता है यूकैरियोटिक से, यूकैरियोटिक सेल साइज से, ऐसे लिख लो आप। अगला जो हम, अगर मैं लिखना चाहूँ तो आपको रेंज बता देता हूँ। द टिपिकल सेल्स, जो साइज होता है टिपिकल सेल का मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वो रेंज करता है लगभग 20 से 30 माइक्रोमीटर। जो टिपिकल सेल होते हैं, टिपिकल सेल्स, मल्टी सेलुलर की बात हो रही है, याद रखना। मल्टी सेलुलर में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो टिपिकल सेल्स होते हैं उनका 30 से 60 माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोमीटर, देखिए माइक्रोमीटर, ये जो माइक्रो का साइन होता है ना उसको ऐसे लिखते हैं म्यू, माइक्रो, और मीटर का तो एम होता ही है, ठीक है। और द स्मॉलेस्ट सेल आर दोज ऑफ माइकोप्लाज्मा गैलेस्टिकम, एन ऑर्गेनिज्म इंटरमीडिएट बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया। जो स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट सेल वो होता है, इसका नाम याद रखिएगा आप लोग, बस स्पेलिंग याद रखना, नाम तो बहुत अजीब है, माइकोप्लाज्मा। बायोलॉजी इसी वजह से छोड़ी थी, इतने अजीब नामों के कारण। गैलिस गैलिस्पेक्टियम, नहीं स्पेक्टिशियम, स्पेक्टिकम, स्पेक्टिकम ये होता है। तो इसका जो साइज होता है वो अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर होता है, 0.1 माइक्रोमीटर होता है इसका साइज, ओके। और अमीबा जो होता है ना, अमीबा, अमीबा, AMOEBA, ये बिगेस्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ये बेसिकली मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ जो कि आप याद रखिएगा। ये बिगेस्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है अमीबा, क्योंकि इस सेल साइज में मैं आपको यही बता सकता हूँ बस कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं लगभग इनकी रेंज होती है 0 से 10 माइक्रोमीटर, और यूकैरियोटिक की 10 से 100 माइक्रोमीटर। बस इतना ही सेल साइज में हमको पढ़ने का मिलता है। अब इसके बाद आता है सेल वॉल्यूम।
तो सेल वॉल्यूम जो होता है, द वॉल्यूम ऑफ अ सेल इज फेयरली कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर टाइप सेल टाइप एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज। देखिए सेल का जो वॉल्यूम होता है वो सेल साइज से पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है यानी कि फ्री होता है। आपके सेल का साइज कोई भी होगा उससे मतलब नहीं होता, ठीक है। जिस हिसाब का सेल है उस हिसाब का उसका वॉल्यूम होगा। बड़ा सेल है तो बड़ा ज़्यादा वॉल्यूम होगा, छोटा है छोटा होगा। ये अलग अलग सेल के टाइप्स पे डिपेंड नहीं करता है एक दूसरे के लिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि प्रोकैरियोटिक है तो हम उसको डिफाइन कर देंगे कि इतना ही वॉल्यूम होगा, नहीं। अगर प्रोकैरियोटिक में अमीबा है तो उसका ज़्यादा सेल वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो सेल वॉल्यूम हो गया। सेल नंबर, cells in most multicellular organisms is indefinite, but the number of cells may be fixed in some multicellular organisms such as rotifiers and nematodes. तो बेसिकली यहाँ पे कह रहे हैं सेल नंबर, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड सेल नंबर। नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड सेल नंबर। अब एक ह्यूमन बॉडी में अगर देखा जाए तो लगभग से अगर इनडेफिनिट इन्फिनिट सेल्स हैं, ठीक है। वो उसकी अलग बात है कि बहुत से लोग बताते हैं 37 लाख करोड़ सेल्स हैं। गिनती की उन्होंने हुई होगी, कैसे भी करके साइंटिस्ट ने करी होगी, मगर एक 37 लाख करोड़ एक इन्फिनिट नंबर है ना। इसको हम बेसिकली इन्फिनिट ही मानते हैं 37 लाख करोड़ को। मगर कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी सेल्स काउंटेबल हैं, तो उनका नाम है रोटिफर्स रोटिफर्स और नेमाटोड्स। हाँ, नेमाटोड्स। इनमें काउंटेबल सेल्स होते हैं। और कितने होते हैं क्या वो भी दिया है बुक में? फिक्स नहीं, नहीं दिया। या दिया है लार्ज फॉर एग्जांपल साइज है डिफरेंट वेल, तो ये होते हैं। उनका नहीं दिया है, इनके बारे में नहीं दिया, नहीं दिया। तो इनके नंबर मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा कि रोटिफर्स और नेमाटोड्स में कितने नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। और बेसिकली ह्यूमन बॉडी, वेल, सोचो ह्यूमन बॉडी हम इतने से, हमारे अंदर 47 लाख करोड़ है। इतनी बड़ी जो वेल होती है, द बिगेस्ट मैमल ऑन द प्लेनेट, उसमें कितने ज़्यादा सेल्स होते होंगे। तो ऐसे ही चलता है सेल्स का सिलसिला। आगे भी हम पढ़ाएंगे अभी सेल्स के बारे में। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें कि एनिमल सेल और प्लांट सेल, दो सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली बैक्टीरिया के बारे में हम इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बैक्टीरिया, अमीबा, प्रोटोजोआ, ये खुद में एक सिंगल सेल है। हम इनकी सेल की स्टडी नहीं करेंगे, हम सीधे इन्हीं की स्टडी हमको करने को मिलेगी। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की क्लास यहीं पे ख़त्म हुई। एक क्विक रिवीजन करते हैं क्लास का। सेल जो होती है बेसिक फंडामेंटल यूनिट होती है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने खोजी थी, उसमें वुडन कॉर्क में। और फिर हमने सेल के बेसिस पे ह्यूमन बॉडी को डिवाइड करा। दो टाइप्स होते हैं, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर वो जिसमें एक सेल ही हो, सॉरी एक से ज़्यादा सेल हो, और यूनिसेलुलर वो जिसमें कि एक ही सेल प्रेजेंट हो। ओके, फिर हमने सेल्स को अलग अलग तरीके से पढ़ा कि कितने से टाइप्स के सेल्स होते हैं। तो सेल हमको पता चला दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो जो कि सिर्फ दिखावा करते हैं न्यूक्लियस के होने का, उनके पास न्यूक्लियस होते नहीं है। यूकैरियोटिक वो होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस होता है। फिर उसके बाद हमने प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक के बाद हमने डिफरेंट शेप्स एंड साइज पढ़े हैं सेल्स के। एक तो स्प्लेंडेड होता है, जो कि स्प्लेंडेड हमारा मसल फाइबर होता है। इलोंगेटेड हमारा न्यूरॉन होता है। और स्फेरिकल हमारा ल्यूकोसाइट होता है। डिस्कॉर्डियल हमारा आरबीसी होता है। और एक और रह गया पॉलीहेड्रल, वो सेल का शेप होता है जिसमें 8 से 12 साइड्स होती हैं। इसके बाद हमने सेल साइज के बारे में पढ़ा कि सेल साइज कौन सा बड़ा छोटा होता है। सबसे बड़ा प्रोकैरियोटिक होता है अमीबा, ठीक है। और प्लांट सेल में सबसे बड़ा जो है वो है ओव्यूल ऑफ साइका प्लांट, जो कि हमें पता चला। और टिपिकल सेल का जो साइज होता है वो 30 से 60 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। और स्मॉलेस्ट सेल जो है, ठीक है, उसका नाम होता है माइकोप्लाज्मा गैलेक्स्पेक्टियम। क्या था? माइकोप्लाज्मा गैलेस्पेक्टिकम। इसका साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर। और जो हमारे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक का साइज वेरी करता है 0 से 10 माइक्रोमीटर के बीच में, और यूकैरियोटिक का वेरी करता है हमारा 10 से 100 माइक्रोमीटर के बीच में। फिर हमने पढ़ा सेल वॉल्यूम के बारे में। तो सेल में जितना सब कुछ भरा होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, राइबोसोम और गोल्गी एपेरेटस, वेसिकल्स, ये सारे के सारे मिलके सेल वॉल्यूम बना लेते हैं। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा सेल नंबर के बारे में। तो जो नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी बॉडी में, उसको कहते हैं सेल नंबर। मल्टी सेलुलर बॉडी में अनगिनत होते हैं, मगर रोटिफर्स और नेमाटोड्स ये दो टाइप के होते हैं जिनमें हम काउंट कर सकते हैं। इनके कितने होते हैं वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊँगा, क्योंकि अभी मेरे को भी नहीं पता है। तो आज की क्लास को वहीं पर ख़त्म करते हैं, और अगली क्लास के लिए तैयार रहें आप लोग, जब आपको नोटिफिकेशन आता है।
1 जून से अब नया बैच शुरू होने जा रहा है, तो सीधे क्लास अब 1 जून को ही होगी। तब तक के लिए आप अपने इस बैच के बारे में अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें इसको, और अपने घर पे सेफ रहें। थैंक यू। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है।